फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। साथियों, हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंतर्गत सीटेट पेपर 2 में साइंस का मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी के बुक के सारे चैप्टर को कवर कर दिया। आज से आपकी एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7 की बुक स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आज पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। तो क्या है पादपों में पोषण, जो कि एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। पादपों में पोषण, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेशन है सीटेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, क्योंकि सीटेट में पेपर 2 में साइंस हो या सोशल साइंस हो, एनसीईआरटी 6 to 8 से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को अच्छे से सीटेट की पढ़ना है। इसमें मैं ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर को बहुत डीपली बताया गया है और न्यू एनसीईआरटी जो है इसमें कुछ चैप्टरों को काट दिया गया है। तो मैं ओल्ड एनसीईआरटी को लेकर चलूंगा और न्यू एनसीईआरटी के जितने चैप्टर हैं तो कवर ही हो जाएंगे, प्लस जो चैप्टर कटे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, जरूरी थोड़ी है कि एनसीईआरटी न्यू से ही प्रश्न बने, ओल्ड से भी बन सकता है। इसलिए मैं ओल्ड और न्यू को कंबाइन करके क्लासेस ले रहा हूँ। तो आप लोग का डाउट रहता है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी से क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर यहीं से बनेगा, तो आप लोग बेफिक्र रहा करिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। वहीं पर आपको क्लासेज की सारी नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है क्लास एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के पादपों में पोषण। तो पोषण क्या होता है, पहला पॉइंट तो यह बनता है। तो भोजन का प्रमुख कार्य स्वस्थ शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जो शरीर के विकास में विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु अति आवश्यक होता है। भोजन कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना होता है, जो शरीर के पोषण के रूप में प्राप्त होते हैं। लगभग 50 रासायनिक पदार्थ भोजन में उपस्थित रहते हैं, जिन्हें हम लोग पोषक तत्व कहा जाता है। पोषण को पौधों के स्वास्थ्य के साथ धनात्मक संबंध होता है। तो पोषक क्या होता है, पोषक वही चीज होता है जो हम लोग खाते पीते हैं। भोजन का प्रमुख कार्य स्वस्थ शरीर को विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जो शरीर के विकास में विभिन्न क्रियाओं में संचालन हेतु अति आवश्यक होता है, वह सभी पोषक कहलाता है। भोजन कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना होता है, जो शरीर को हमारे पोषण देता है। पोषण के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं। लगभग 50 रासायनिक पदार्थ भोजन में उपस्थित रहते हैं, जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। पोषण का पौधों के स्वास्थ्य के साथ धनात्मक संबंध होता है। पोषण क्या होता है, तो सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की जो विधि होती है उसको हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वपोषी पोषण या स्वपोषण जिसको कहते हैं। उसके बाद दूसरा है परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। कौन कौन सा, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण या स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण या स्वपोषण क्या होता है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। वह जीव जो अकार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लाइट के जरिए खुद अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसी क्रिया को स्वपोषण बोलते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वह जीव जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं, जो स्वयं पर निर्भर हों, और इनकी यह क्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषण क्रिया करते हुए अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। एक क्लोरोफिल तथा लाइट की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं और भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती रहती है, जैसे पेड़ पौधे। तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हों, ऐसे पादपों को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। वह जीव जो अकार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लाइट के जरिए खुद अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी क्रिया को स्वपोषण बोलते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो जीव अपना खाना खुद बनाते हों, उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं। इनकी यह क्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। हरे पेड़ पौधे स्वपोषण क्रिया करते हुए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्लोरोफिल तथा लाइट की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं और भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, जैसे पेड़ पौधे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण क्या होता है, तो परपोषी या विषमपोषी पोषण की बात की जाए तो विषमपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, यानी जो वो अपना
परपोषी मतलब जो स्वयं न हो, स्वपोषी मतलब जो स्वयं पर निर्भर हो गया, स्वयं अपना भोजन बनाता हो। स्वपोषी परपोषी जो स्वयं अपना भोजन ना बनाता हो, उसको हम लोग परपोषी पोषक कहते हैं। अर्थात दूसरों पर निर्भर रहता है वह जीव जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी या विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफिक जीव कहा जाता है। इस क्रिया को परपोषी पोषण या विषम पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो वह जीव जिन्हें अपना भोजन दूसरों से मिलता है और जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। और पोषण की यह क्रिया परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहलाती है। इस तरह के जीव पूरी तरह से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मानव और कोई भी जानवर। तो विषम परपोषी आप लोग समझ गए होंगे। परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, उनको हम परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मानव हो गया, कोई भी जानवर हो गया, वो क्या होते हैं, परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण होते हैं। अब कीट बच्ची, अब यह जो प्रश्न बना है कीट बच्ची, या साइंस में पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लास 7 के साइंस की बुक में आपको कीट बच्ची पौधे के बारे में बताया गया है। और कीट बच्ची से आपको एसएसटी में प्रश्न पूछा जाता है। ईवीएस के अंतर्गत तो निफेंसिस पौधा आपको बार बार पूछा गया है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। हाँ, घड़े की तरह इसका आकार होता है, मनमोहक आवाज़ खुशबू निकालता है, खुशबू सुनकर कई जानवर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और जब घड़े में जाते हैं अपना मुंह बंद कर लेता है, फंसा के इस तरह से जानवरों को खाता है। ठीक, तो कीटभक्षी ऐसे पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा जाते हैं, ऐसे कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कीटभक्षी पौधे कई प्रकार के होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पेपर में बन गया है। तो आप लोग, मैं इसको ईवीएस में क्लास लूँगा तो उसमें कीटभक्षी को डीपली पढ़ा दूंगा। अभी आप लोग इतना समझिए, ऐसे पादप भी जो कीटों को पकड़ते हैं उन्हें पचा जाते हैं, ऐसे कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। वे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा खनिज लवण जैसे कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं। हरे पौधों में भोजन बनाने की यह क्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनाते हैं। वे ऐसा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वहीं हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। वे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा खनिज लवण जैसी कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। हरे पौधों में भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सरल पदार्थों को जटिल पदार्थ बनाते हैं। वह ऐसा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकताएं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ की आवश्यकताएं पड़ती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। यह गैस मुख्यतः श्वसन एवं दहन क्रिया में उत्पन्न होती है। पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। वे अपना भोजन बनाने के लिए इस गैस का उपयोग करते हैं। स्थलीय पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जबकि जलीय पौधे पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दिन के समय जब सूर्य के प्रकाश उपलब्ध होता है तब पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्थिर कर देते हैं। वहीं रात्रि के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं, अभी तो संचित स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, जैसे छाया में या ऊषा काल या सायंकाल, तथा उस समय श्वसन प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। यह जो अवस्था होती है जिसमें वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण नहीं होता, संतुलन प्रकाश तीव्रता कहलाती है। जल क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। आपने देखा होगा कि माली बाग में अथवा किसान खेत में फसल को पानी देते हैं, वह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पौधों की जड़ें इस जल को अवशोषित करती हैं और जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। पौधों की जड़ें जल के साथ साथ अधिकांश घुलनशील खनिज लवण भी अवशोषित करती हैं। एक खनिज लवण भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं। पर्णरहित क्या होता है? तो पौधों की पत्तियां सामान्यतः हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित एक हरे रंग के वर्णक के कारण होता है।
इस हरे रंग के वर्णक को ही क्लोरोफिल या पर्णरहित कहा जाता है। वर्णरहित के 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एवं जैथोफिल। तो पौधों की पत्तियां जो होती हैं सामान्यतः हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है, उनमें उपस्थित एक हरे रंग के वर्णक के कारक होता है। इस हरे रंग के वर्णक को ही क्लोरोफिल या पर्णरहित कहा जाता है। वर्णरहित के 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एवं जैथोफिल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्लोरोफिल ए तथा बी हरे रंग के होते हैं, ऊर्जा का अवशोषण एवं स्थानांतरण करते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से फोटोन अवशोषित करते हैं। वहीं कैरोटीन एवं जैथोफिल क्लोरोफिल ए तथा बी को ऑक्सीकरण से बचाते हैं और ऊर्जा का अवशोषण भी करते हैं। वहीं क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक माना गया है, इसलिए जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है उन्हें प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं कहा जाता है। पौधों के पत्तों तथा तनों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पत्तों एवं हरे तनों का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्तों एवं हरे तनों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नाम का अंगक होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा गया है। तो क्लोरोप्लास्ट को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा गया है। वहीं छोटे हरे तनों तथा फलों में पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल होता है। शैवाल का लगभग सारा पौधा ही प्रकाश संश्लेषी होता है। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य का प्रकाश होता है वह प्राकृतिक स्रोत माना गया है, परंतु कुछ कृत्रिम स्रोत भी इस प्रक्रिया को करने में समर्थ होते हैं। तो कुछ कृत्रिम स्रोत जो होते हैं जो इस प्रक्रिया को करने में समर्थ होते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में से बैंगनी, नीला तथा लाल रंग ग्रहण करता है। तो क्लोरोफिल प्रकाश में से बैंगनी, नीला तथा लाल रंग ग्रहण करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली इस क्रिया का समीकरण क्या है? आइए इसको देखते हैं। यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य के प्रकाश प्लस क्लोरोफिल इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत माना गया है। खाद्य फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं? तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। क्योंकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। क्योंकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों से होता है, इसी को हम लोग खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। रंध्र क्या होता है? तो पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस कोशिका के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं, जो एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। रंध्र तीक्ष्णता रक्षक कोशिकाओं के अनुसार खुलते हैं और बंद होते हैं या सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जा सकता है। तो पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस कोशिकाओं के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो रंध्र कहते हैं, जो एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। रंध्र तीक्ष्णता रक्षक कोशिकाओं के अनुसार खुलते हैं और बंद होते हैं या सूक्ष्मदर्शी तंत्र से देखा जा सकता है, जैसे फिगर में आपको दिख भी रहा होगा। रंध्र तनों या कुछ पौधों के अन्य भागों में भी पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण और गैसीय विनिमय रंध्र महत्वपूर्ण है। वह खुलने और बंद होने के माध्यम से वाष्पोजन दर को नियंत्रित करते हैं। पत्तियों की स्तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे छिद्रों को हम लोग रंध्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? यह प्रश्न पेपर में कई बार बन चुका है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। खाद्य संश्लेषण क्या होता है? तो हरे पादप जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। तो हरे पादप जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे तरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। शैवाल क्या होता है? आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंगी कई जैसे पादप देखे होंगे। तो आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में से हरे अपपंगी कई जैसे पादप देखे होंगे। ये समानता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। राइजोबियम क्या होता है? तो राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं।
फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कर फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होता है। तो राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होता है। राइजोबियम जो होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। फलीदार पौधों को जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होता है। तो राइजोबियम जो होता है वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होता है। राइजोबियम जो होता है वह दलहनी फसलों को प्रयोग होने वाला एक जैव उर्वरक होता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो राइजोबियम दलहनी फसलों का प्रयोग होने वाला एक जैव उर्वरक माना गया है। यह चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप सुरक्षित सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही हैं। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तथा आप लोग टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है वह टीचिंग की संपूर्ण तैयारी करवाता है, चाहे वह सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, बीपीएससी TI 3.0 हो गया। तो कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।